दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या इन चुनावों में 2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 370 का आंकड़ा छू पाएगी या 2019 का करिश्मा सिर्फ अतीत की बात रह जाएगा? क्या होगा इसका पता तो 4 जून को लगेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जिस शख्स ने 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति बनाई है, अब उसकी साख भी दांव पर है। ये शख्स है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संविधान की दृष्टि से एक साथ जोड़ करके रखा। 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। जेपी नड्डा जब सिर्फ 9-10 साल के थे तब एक बार जनसंघ के बड़े नेता कैलाशपति मिश्रा उनके घर आए। नड्डा ने उनसे पूछा, जब जनसंघ सीट जीतना तो दूर सिर्फ कुछ हजार वोट ही पाती है, तो सारी विधानसभा सीट पर क्यों लड़ती है? कैलाशपति मिश्र ने जवाब दिया, ताकि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दिया प्रचारित हो सके। ये 60 के दशक की बात थी। जनसंघ से निकली बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार पार्टी के जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सहयोगियों के साथ 400 पार का वो नारा दे दिया है जिसे हासिल करना किसी बड़े सपने के पूरा होने से कम नहीं है। बीजेपी ने 2014 में बहुमत हासिल किया तो जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह के सिर भी बंधा, क्योंकि वो उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे। 2019 में तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को जीत का कैप्टन ही बता दिया था। लेकिन 2024 में क्या जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार सत्ता हासिल कर पाएगी, और वो भी रिकॉर्ड सीटों के साथ? नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये सभी भ्रष्टाचारी हैं और सब भ्रष्टाचार से बचने का गठबंधन है। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी। 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। जगत प्रकाश नड्डा के लिए चुनाव लड़ना और लड़वाना कोई नई बात नहीं है। 1977 में उन्होंने बतौर छात्र नेता पहला चुनाव लड़ा था। अलबत्ता पार्टी के लिए अलग अलग कई चुनावों में अहम भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन 2024 का चुनाव उनके करियर का सबसे बड़ा चुनाव है। बतौर अध्यक्ष उनकी पारी जून 2024 में खत्म हो रही है, और अगर उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कारनामा किया तो उनका नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जेपी नड्डा खुद जीत को लेकर आश्वस्त हैं और उनके पास इस बात के तर्क हैं कि कैसे बीजेपी की सीटें पिछली बार से ज्यादा आएंगी। पार्टी के स्ट्रैटेजी की दृष्टि से या पार्टी के कार्य करने की दृष्टि से या पार्टी के कैंपेनिंग की दृष्टि से
हम 400 पार पर टिके हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हैं और उसके तरफ हम पूरी तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, वहां वोटिंग परसेंटेज अच्छी रही। क्यों? क्योंकि वहां बदलाव की भी इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। एक जमाने में जेपी नड्डा नेशनल डिफेंस एकेडमी के रास्ते सेना में जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा इम्तिहान भी दिया, लेकिन वो इम्तिहान पास नहीं कर पाए। बाद में पढ़ाई के नाम पर उन्होंने वकालत की डिग्री जरूर ली, लेकिन मन राजनीति में ही रमा। ये अलग बात है कि जेपी नड्डा ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करने के लिए अपने आप को तैयार करें और जो कुछ भी छूट गया है वो सर्व नड्डा जी के कार्यकाल के अंदर ये पार्टी सिद्ध करे। इसके लिए नड्डा जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। नड्डा जी, आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य आते हैं, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने में कामयाबी हासिल करे। इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे जगत प्रकाश नड्डा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूं ही नहीं मिली। उन्हें पार्टी का सर्वोच्च पद मिला तो इसकी कई वजह रही। मसलन नड्डा संगठनात्मक कौशल के मामले में खुद को कई स्तर पर साबित कर चुके थे। उन्हें आरएसएस का समर्थन था और नरेंद्र मोदी से उनका रिश्ता काफी पुराना था। वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता रहे, जिसने कभी पार्टी लाइन नहीं छोड़ी। पार्टी संगठन में उनका लंबा अनुभव रहा था। इसके अलावा वो बेहद मिलनसार, हंसमुख और आत्मीय स्वभाव के हैं। जिस जेपी नड्डा जी को हम लोगों ने चुना है वो हमारे और आपके बीच के हैं। वर्षों से मैं जानता हूं, लगातार आम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। उन्होंने भी अपने जिस्म का पसीना बहाया है। जहां तक उनके स्वभाव का प्रश्न है, हर कार्यकर्ता यह कहता है कि हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी मृदुभाषी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। जेपी नड्डा के स्वभाव से जुड़ा एक किस्सा कुछ साल पहले लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी में देखा था, जहां वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। जेपी नड्डा ने वहां मौजूद एक चपरासी को देखकर अचानक गले से लगा लिया और उस वक्त के वाइस चांसलर से गुजारिश की थी कि उस कर्मचारी की नौकरी नियमित कर दी जाए, क्योंकि वो चपरासी उनके लिए गार्जियन जैसा है, जिसने बचपन में उन्हें साइकिल चलानी सिखाई थी। जेपी नड्डा की खास बात यह है कि उनकी राजनीति में ना तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुई और ना ही उन्हें घर परिवार से सियासत विरासत में मिली। वो खाटी जमीनी कार्यकर्ता रहे, जो कॉलेज के दिनों में साइकिल पर बैठकर अखबारों के दफ्तर में प्रेस रिलीज देने जाया करते थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस मुकाम पर पहुंचे जहां अब वो पार्टी के लिए रोड शो करते दिखते हैं। जेपी नड्डा को 2019 में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त भी मौसम चुनावी था और तब पार्टी झटके में अमित शाह को कार्यमुक्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त भी नड्डा ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली। अपना दल जैसी छोटी पार्टियों को साधा और एनडीए को 64 सीटें दिलाई। बाद में उनकी अगुवाई में पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में शानदार जीत हासिल की, तो हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता उनका मुरीद हो गया। चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। मैं कहूंगा नड्डा जी आगे बढ़ो, आप कहिए हम सब आपके साथ हैं। नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। यूं दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य फतेह करना उनके लिए भी सपना ही रहा, लेकिन बड़ी लड़ाई तो 2024 की है। जेपी नड्डा ने इसके लिए पहले दिन से मेहनत की है, लिहाजा वो हर सवाल का दो टूक जवाब देते हैं। मैंने उनको कई बार कहा कि आपको अगर विपक्ष करना नहीं आता तो हमसे थोड़ा हम ट्यूटरिंग कर देंगे आपकी। इस तरीके से चलता नहीं है, आप धीरे धीरे और कमजोर होंगे। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा आरोप लगा कि सारी पार्टियां रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। बहरहाल जेपी नड्डा की कहानी में 2024 का चुनाव वो मोड़ है जहां उनकी परफॉर्मेंस एक पल में उन्हें सुपरस्टार का तमगा दिला सकती है। वो जब 14-15 बरस के थे तब 5 जून 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ निकले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के जुलूस का हिस्सा थे, और इस बार बीजेपी जीती तो शायद 5 जून 2024 को खुद जेपी यानी जगत प्रकाश नड्डा का भव्य जुलूस निकले। कहानियां ऐसी ही होती हैं। आज तक ब्यूरो। भारत माता की। जेपी नड्डा ने 2019 में जब अध्यक्ष पद संभाला था तब कई आलोचकों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छाया से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, लेकिन नड्डा ने अपनी मेहनत से आलोचकों को गलत साबित किया। नरेंद्र मोदी उनके पुराने दोस्त जरूर हैं और भले ही नड्डा अमित शाह की तरह आक्रामक नहीं है, लेकिन उनमें अपनी नेतृत्व की क्षमता है और इसी वजह से पार्टी ने 2024 का चुनाव उन्हीं की अध्यक्षता में लड़ने का फैसला किया है। जनता पार्टी के बहुत पुराने सिपाही हैं, लेकिन जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो कई लोगों के मन में सवाल यही उठा कि क्या वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गजों की छाया से बाहर निकलकर काम कर पाएंगे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी से उनका पुराना नाता है। नरेंद्र मोदी जब हिमाचल के प्रभारी थे तब उन्होंने हिमाचल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कई नए प्रयोग किए और जेपी नड्डा उन युवा नेताओं में थे जिन्होंने कई प्रयोगों में अहम भूमिका निभाई और नरेंद्र मोदी के साथ कई जगहों की खाक छानी। नड्डा जी बहुत पुराने साथी रहे हैं, कभी स्कूटर पर बैठ करके काम किया है साथ में, कितने साल हुए होंगे। लंबे अरसे तक मुझे हिमाचल में काम करने का मौका मिला और इसके कारण भी एक साथी के रूप में उनके साथ काम करता था। मैं जब पार्टी का संगठन देखता था तो वो युवा मोर्चा का काम देखते थे। जेपी नड्डा ने अध्यक्ष बनने के कुछ ही दिनों में साफ कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सलाह जरूर लेते हैं, लेकिन उनके काम करने की अपनी स्टाइल है, अपनी सोच है। जेपी नड्डा के बारे में कहा जाता है कि वो बतौर अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के लिए अमित शाह से ज्यादा एक्सेसिबल है, यानी कार्यकर्ताओं की पहुंच में है।
उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि वो रात में उन सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को फोन करते हैं जिन्होंने दिन में उन्हें फोन किया था। वो मृदुभाषी हैं और किसी को ना नहीं कहते। अलबत्ता जिस व्यक्ति के बारे में फैसला लेना होता है उसकी पूरी रिपोर्ट अपने पास रखते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। हम सबको बोलते हैं तुम अपना नाम बताओ तो कि आप कहां से हैं और मैं आपको 3 घंटे में आपकी पूरी जन्मपत्री दे दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहां बायोडाटा ला करके काम नहीं चलता, कोई विजिटिंग कार्ड छाप करके काम नहीं चलता। ये बीजेपी है, हजारों कार्यकर्ता है। मैं तो 10 टेलीफोन करूंगा, मुझे पूरा पता चल जाएगा। गुस्से वाला है, प्यार मोहब्बत से बात करता है, सबको साथ लेकर के चलता है, चिढ़ता है, नहीं चिढ़ता है, एक्टिविटी करता है या सिर्फ सामने सामने खड़ा होता है, सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेपी नड्डा ने बतौर अध्यक्ष एक मुश्किल भूमिका को निभाया है और उन्होंने कभी ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा नहीं होने दी जिससे कोई टकराव पैदा हो या दिखे कि सरकार और पार्टी के बीच सामंजस्य नहीं है। वैसे इस सामंजस्य से जुड़ी एक कहानी अटल सरकार के दौर की है। जब जना कृष्णमूर्ति पार्टी के अध्यक्ष थे, ममता बनर्जी अटल सरकार से नाराज हुई तो जना कृष्णमूर्ति ने ये कह दिया कि सहयोगियों को अपनी हद में रहना चाहिए। बात बिगड़ गई और आखिर में जना कृष्णमूर्ति को भी अध्यक्ष पद से विदा होना पड़ा। लेकिन जेपी नड्डा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा वो उन मुद्दों पर सरकार का पक्ष जोरदार तरीके से रखते दिखते हैं जिस पर कई बार मोदी या शाह नहीं बोलते। लोकतंत्र भारत में कभी खत्म न होगा, न होने की स्थिति आएगी और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को हमेशा मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और हम लोगों ने लोकतंत्र को हमेशा अच्छे स्पिरिट में लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप बताइए, हम लोगों ने कहीं राष्ट्रपति शासन सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कहीं लगाया हो? कहीं हम लोगों ने किसी चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब किया हो? जेपी नड्डा ने राजनीति में बहुत लंबा वक्त बिताया है और करियर की शुरुआत से अभी तक अलग अलग स्तर पर कई इम्तिहान दे चुके हैं। इमरजेंसी के दौर में वो 45 दिन पुलिस हिरासत में भी रहे, लेकिन वो किस्से पुराने हो चुके हैं। इस वक्त जेपी नड्डा सबसे बड़ा इम्तिहान दे रहे हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये फर्क। मोदी जी कहते हैं लाल किले के प्राचीर से कि भ्रष्टाचार को हम जड़ मूल से समाप्त करेंगे। ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को पनपाएंगे, उनको पोषित करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप कोयला का घोटाला, 2G का घोटाला, हेलीकॉप्टर का घोटाला, पनडुब्बी का घोटाला, चीनी का घोटाला, चावल का घोटाला। बहरहाल जगत प्रकाश नड्डा बतौर अध्यक्ष स्लॉग ओवर में बैटिंग कर रहे हैं। वो हर बॉल पर छक्का मारना चाहते हैं। भले विपक्ष इस वक्त बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो, लेकिन जेपी नड्डा का दावा है कि उनकी पार्टी हवा बदलना जानती है। जहां भी आप देखो, जो आपके रास्ते थे वो सब बंद कर दिए। पहले आप सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता था शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी, उसको भी खत्म कर दिया। प्रोग्राम किसका कहां बनेगा ये लीडर नहीं तय करता, ये संगठन तय करता है। और कौन प्रोग्राम किस समय होगा, यहां तक कि रोड शो कहां होगा और पब्लिक मीटिंग कहां होगी, ये भी हम तय करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम कैंपेन को हम थ्रस्ट दे सके। और आप अंजना जी देखते होंगे कि बीजेपी 3 दिन में 2 दिन के अंदर हवा बदलती है। जाहिर है जेपी नड्डा की कहानी में भी सबसे बड़ा दिन 4 जून ही होगा। आज तक ब्यूरो।